हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आज हम जलवायु चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये वीडियो, जिसमें हमें आज कारण बताइए और कुछ विशिष्ट प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था बहुविकल्पी और अतिलघु और लघु प्रश्नों को, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लें। इसके पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं। कारण बताइए का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? देखिए, मानसून का मतलब ही है कि वायु की दिशा में मानसूनी परिवर्तन, लेकिन ये क्यों होता है ये इसमें आंसर समझाया गया है। टेम्परेचर के अंतर से वायु दाब में अंतर आ जाता है। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण होता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियालिस बल उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। कोरियालिस बल को फेरेल का नियम भी कहा जाता है और यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देती हैं और इस प्रकार क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आता है, हवाओं में परिवर्तन आता है। दूसरा पूछा है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीनों या गर्मी के महीनों में क्यों होती है? ये प्रश्न आ सकता है। कुछ महीने की जगह लिख सकते हैं गर्मी के महीने। एक जो कुछ महीने हैं यानी वो गर्मी के ही तो महीने हैं, कुछ महीने, तो उन्हीं में क्यों होती है? विषुवत इसका उत्तर है। विषुवत रेखा को पार करने, यानी विषुवत मतलब होता है भूमध्य रेखा, उसको पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रायद्वीप भारत में प्रवेश करती हैं। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर बढ़ते हुए आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिम प्रवाह के प्रभाव में रहता है। भारत में होने वाली मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 के 20 दिनों के बीच में होती है, यानी लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में। इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित हो जाती है। कुछ ही महीने का मतलब लगभग आप ये मान सकते हैं 3 से 4 महीने के बीच में ये 100 से 120 दिन आएगा। अब भारत में जून से लेकर सितंबर तक होती है। कुछ एरिया में ये 2 महीने होती है, किसी में 2.5 महीने, किसी के 3 महीने, लेकिन जब मैक्सिमम होगी अवधि वो 4 महीने के बीच में। अब देखते हैं इसका तीसरा कारण, तमिलनाडु पर तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? इसका जो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है कि कंसेप्ट वीडियो, पहला वीडियो है जलवायु से संबंधित, उसमें इसको समझाया गया है, तो आप उसको कंसेप्ट को वहाँ जाके समझ लें। तो इसका उत्तर देखिए, सर्द ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं, उत्तर पूर्वी दिशा से आती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क होता है मौसम। यद्यपि इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। तो जो तमिलनाडु में पहुँचने वाली हवाएँ होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी लेके बारिश करती हैं। चौथा कारण बताइए में है, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते हैं। क्यों आते हैं? पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि अंडमान सागर पर पैदा होने वाला चक्रवाती दबाव मानसून एवं अक्टूबर-नवंबर के दौरान उष्णकटिबंधीय जेट धाराओं द्वारा देश के आंतरिक भागों के स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र में भारी वर्षा करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में चक्रवात आते रहते हैं, खासकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में। कोरोमंडल तट पर अधिकतर इन्हीं चक्रवातों पर एवं कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। तो ये इसका उत्तर, इसको भी आप नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से नोट कर लें। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग एवं पश्चिमी घाट की वृक्ष छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है?
तो देखते हैं, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों और पश्चिमी घाटों के वृक्ष छाया प्रदेश सूखा संभावित होते हैं क्योंकि इनमें मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है। पवनें पर्वतों पर आर्द्रता लिए होती हैं किंतु तापमान में कमी, अधिकतर आर्द्रता घाटों की पवन मुखी ढालों पर वर्षण के रूप में खो देती हैं। जब तक ये पवन मुखी ढाल तक पहुँचती हैं तब तक ये शुष्क हो चुकी होती हैं। यानी जैसे बादल पर्वतों से टकरा जाते हैं तो बारिश एकदम से हो जाती है, और जब हवाएं ऊपर की ओर जा पाती हैं तब तक उनमें बारिश की बूंदें नहीं रहती हैं। ये इसका मेन कारण है। ये आपका कारण बताइए, इनको आपको नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेके आराम से। अब देखते हैं भारत की जलवायु अवस्थाओं की विभिन्न क्षेत्रीय विभिन्नताओं को बताइए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये इस 9th के लेवल में पूछा ही नहीं जाता है ज़्यादातर। आपको करना है ये मानसून की अभिक्रिया और मानसूनी जो है भारत में जो मानसूनी वर्षा है शीत ऋतु में कैसे होती है और मानसूनी वर्षा उसकी विशेषताएं, इन तीनों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो देखते हैं मानसून की अभिक्रिया की व्याख्या करें, कैसे मानसून आता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें। किसी भी क्षेत्र को वायुदाब और उसकी पवनें उस क्षेत्र की अशांति स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार ये तापमान और वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करती है। भारत में जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं के द्वारा संचालित होती हैं। वायुदाब और धरातलीय पवनें। पहला कारण, पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं। सर्दियों में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। ठंडी शुष्क हवाएं इस क्षेत्र में से दक्षिण में सागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं। गर्मियों के दौरान मध्य एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप कम वायुदाब वाले दक्षिण गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती हैं। ये व्यापारिक पवनें विस्तृत रेखा को पार करने के उपरांत कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती हैं। विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये पवनें दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहने लगती हैं और भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण प्रवाह के प्रभाव में रहता है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच में होती है, इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ महीनों में ही केंद्रित होती है। तो आप बताइए कमेंट करके भारत में वर्षा लगभग कितने महीने होती है। दूसरा कारण है जेट धाराएँ। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई की सक्रिय पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। इनकी गति 110 किलोमीटर घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती हैं। हिमालय के उत्तर की ओर पश्चिमी जेट धाराओं की गतिविधियां एवं गर्मियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर बहने वाले जेट धाराओं की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती है। जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में निम्न वायुदाब होता है, किंतु कुछ निश्चित वर्षों में वायुदाब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर से पूर्वी हिंद महासागर की ओर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब होता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा एक लक्षण है। ये गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से ही है। देखिए, दाब और टेम्परेचर में विपरीत संबंध होता है। मैंने आपको बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये होता है। हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा में होने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते आंतरिक भागों में जाती हैं, वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा हो पाती है। तो देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। पहला कारण है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, और फिर है जेट धाराएँ, और फिर है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो कि उत्तर पश्चिमी भारत पे और जम्मू कश्मीर में तो हिमपात होता है, और राजस्थान और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होती है, बूंदाबांदी। हिमालय के दक्षिण में बहने वाली उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं सर्दी के महीने में देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं। अब देखिए शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं बताइए, इसको देखते हैं। 7वां प्रश्न है, उत्तर है भारत में शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस मौसम में आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान कम रहता है, मंद हवाएं चलती हैं, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने घटने लगता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर घटता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तुषारपात मतलब पाला जो होता है वो। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि ये वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जिससे अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। उच्चावच यानी कि ऊंचाई से प्रभावित हो ये पवनें पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव भी एक विशेष लक्षण है। कम दाब में वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में कुल वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों स्पेशली गेहूं की फसल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, गेहूं। तो ये आपका इसका उत्तर है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें और नोट कर लें। अब 8वां प्रश्न है, ये इसका आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी और एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा उसकी विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न तो आता ही आता है, जब भी जलवायु होती है तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप समझ सकते हैं, ये हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहला, मानसून की अवधि जून के प्रारंभ होकर सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच होती है। दूसरा पॉइंट, इसके आगमन के समय सामान्य वर्षण में अचानक वृद्धि हो जाती है, ये कई दिनों तक लगातार होती रहती है। आर्द्रता युक्त पवनों के जोरदार गर्जन व बिजली चमकने के साथ साथ अचानक आगमन को मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। इनको नोट करते चलें। तीसरा पॉइंट है, मानसून में आई शुष्क अवधियाँ जिन्हें वर्षण में विराम कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है लेकिन बीच में फिर बारिश बंद हो गई तो उसे वर्षा में विराम कहा जाता है। वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष भिन्नता पाई जाती है उसमें। ये कुछ पवन विमुखी ढलानों और मरुस्थल को छोड़कर भारत के से सभी क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराती है, यानी मानसूनी वर्षा जो 90% क्षेत्र पर पानी उपलब्ध कराती है। ये प्रश्न आया था एक बार कि कितने प्रतिशत भूमि पर लगभग दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा करती है, तो 90% क्षेत्र। फिर अगला पॉइंट इसमें है, वर्षा का वितरण भारतीय भूपृष्ठ में असमान है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाटों की पवन मुखी ढालों पर भारी वर्षा होती है, यानी कि 250 से अधिक। अब 250 से अधिक को भारी वर्षा कहा जाता है। तो भारत में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर है, ये इस वीडियो में बताया गया है, तो आप उसको कमेंट करके बताने का कष्ट करें। दक्कन के पठार के वृक्ष छाया क्षेत्रों और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, लेह में, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, जहाँ पर मासिनराम, मेघालय मतलब मेघ का घर, बादलों का घर, तो वहाँ पर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय दबाव की आवृत्ति एवं प्रबलता मानसून वर्षण की मात्रा एवं अवधि को निर्धारित करते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून सितंबर के प्रारंभ में वाष्पित शुरू कर देता है। अक्टूबर के मध्य में देश के उत्तरी हिस्से से पूरी तरह लौट जाता है और दिसंबर तक शेष भारत में भी मानसून लौट जाता है। मानसून की इस अनिश्चितता के कारण को भी जाना जाता है। जहाँ एक और देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ लाता है, वहीं दूसरे हिस्से में ये सूखे के कारण भी बन जाते हैं। तो मानसूनी वर्षा की विशेषता, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है, कहीं औसत ये 400 सेंटीमीटर है, कहीं औसत ये 50 सेंटीमीटर है। और कुल भारत का औसत कितना है, ये आप बताइए कमेंट करके। तो इसका प्रभाव भी देख लेते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं मानसूनी वर्षा के। भारतीय कृषि जो होती है, भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून से प्राप्त पानी पर
निर्भर है। देर से या कम या अधिक वर्षा से फसलों पर क्या हो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए, वर्षा के असमान वितरण के कारण देश में कुछ सूखा संभावित क्षेत्र हैं और कुछ बाढ़ग्रस्त। अगला पॉइंट है, मानसून भारत की एक विशिष्ट जलवायु पैटर्न उपलब्ध कराती है, इसलिए विशाल क्षेत्रीय विभिन्नताओं के उपस्थिति के बावजूद मानसून देश और उसके लोगों में एकता के स्वरूप में होने वाला प्रभाव डालता है। तो ये था जलवायु संबंधित क्वेश्चन आंसर्स। तो इनको आप वीडियो को 1-2 बार देख के समझ के इसके बाद इनके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।